हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूं। क्योंकि गणतंत्र दिवस के अवसर पे मैं जानता हूं कि आप लोगों को गणतंत्र दिवस आप लोगों ने काफी अच्छे से मनाया। अब मैं आज चर्चा करूंगा हमारा संविधान के लिए गणतंत्र दिवस क्या महत्व रखता है। मित्रों, आज मैं आप लोगों को सबसे पहले तमाम देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं बात करूंगा भारत के संविधान का निर्माण। आपको और हमको पता है कि भाई संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इस वर्ष हमने 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। ये किस रूप में बना और कौन कौन से दौर से हमारा संविधान निर्माण गुजरा, उन तमाम चीजों पर आज हम चर्चाएं करेंगे। मित्रों, आजादी से पूर्व से ही भारत के संविधान की मांग लगातार चल रही थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा कई प्रस्ताव पूर्व में भी पारित हो चुके थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब भारत ने इंग्लैंड का साथ देने के लिए मना किया, तब उन लोगों ने एक प्रस्ताव भारत के लिए भेजा था जो कहलाता है क्रिप्स प्रस्ताव। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों ने उसे ठुकरा दिया। बहरहाल एक और कमिटी 1946 को आई, जिस कमिटी को कहा जाता है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना एक ऐसा योजना रहा जो भारत में पहली बार 1946 में, याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना, ये योजना जो है भारत में 1946 में भेजा गया। और इस योजना का जो स्वरूप था, ये योजना का जो स्वरूप था वो ये था कि भाई भारत जाकर संविधान सभा गठित किया जाए। जब ये लोग भारत पहुंचे तो इनके साथ तीन लोग, स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर, तीन अलग अलग लोग आए, जिसमें स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इनके तहत जो है निर्वाचन पद्धति की बात की गई संविधान निर्माण के लिए। संविधान निर्माण के लिए निर्वाचन पद्धति में टोटल सीट इनके द्वारा रखा गया था 389 सीट। याद रखिएगा, इस 389 सीट में मित्रों 296 सीट जो थे वो पूरी तरीके से ब्रिटिश प्रांत से था। इसके अलावा 93 सीट जो थे वो रियासत के क्षेत्रों का था, जिसमें प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का निर्वाचन संविधान सभा द्वारा करना था। और इसी के तहत जब चुनाव हुआ तो चुनाव में कांग्रेस को 208 वोट मिले, जबकि मुस्लिम लीग को केवल 73 वोट मिला और निर्दलीय को 15 वोट मिला। लेकिन आरंभ में जो रियासत वालों का 93 सीट, मैंने पहले कहा 296 सीट, 296 सीट थे, जिसमें 93 जो सीट था वो 389 वाले में 93 जो सीट था वो राजा, दैट मींस रियासत के क्षेत्रों का था, और ब्रिटिश प्रांत का जो था वो 296 था। लेकिन रियासत वाले जो क्षेत्र थे वो वहां नहीं पहुंचे और इस प्रकार संविधान सभा का गठन किया गया एक चुनाव प्रक्रिया के द्वारा। चूंकि तमाम लोग पहुंचे तो ये पहली बैठक हम देख पा रहे हैं। ये पहली बैठक संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा की बनी वो 9 दिसंबर 1946 को आरंभ हुआ। भले 208 कांग्रेस के सदस्य दिख रहे हों, मुस्लिम लीग के 73 दिख रहे हों और 15 निर्दलीय, लेकिन उस दिन जो बैठक हुई थी उसमें केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। अब एक बड़ी चुनौती ये आ रही थी कि भाई पहली संविधान सभा का अध्यक्षता कौन करे। तो चूंकि फ्रांस के संविधान के तर्ज पर सबसे पहले फ्रांस के संविधान में देखा गया था कि उम्र और बुजुर्ग के नाते अध्यक्ष को बनाया गया था, तो इसी क्रम को देखते हुए यहां पर फ्रांस के संविधान को लेकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इन्होंने पहली बार संविधान सभा में अध्यक्ष के तौर पर बनाया। कई बार मित्रों ये क्वेश्चन आता भी है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे।
लेकिन हो सकता है क्वेश्चन का पैटर्न अगर बदले तो किस संविधान को बेस में लेकर किया गया, तो याद रखिएगा कौन से संविधान की तरह, फ्रांस के संविधान सभा के द्वारा की तरह इस चीज को लागू किया गया। इसके बाद चुनाव हुई संविधान सभा के अंदर और इस चुनाव में अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। अध्यक्ष के तौर पर जो बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में निर्वाचित हुए और उपाध्यक्ष के तौर पर एच.सी. मुखर्जी निर्वाचित हुए। हालांकि एच.सी. मुखर्जी के साथ एक और व्यक्ति थे, वी.टी. कृष्णाचारी। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। यही वजह है कि यहाँ पे कहा जाता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, और ये जब बन गए तो इनकी पहली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके बाद जो है संविधान प्रक्रिया आरंभ करना था, तो संविधान सभा के निर्माण कार्य को आरंभ करने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो याद रखिएगा मित्रों 13 दिसंबर 1946 को। चूंकि 13 दिसंबर 1946 को जब जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका नाम क्या था मित्रों, उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव को जैसे ही प्रस्तुत किया गया तो एक उद्देश्य मतलब क्या, लक्ष्य, टारगेट। तो उद्देश्य को देखते हुए यहां पर एक स्वरूप मिलना शुरू हुआ कि भाई कैसे क्या करना है, और इसी चीज को देखते हुए संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1946 को अपनाया। याद रखिएगा मित्रों, वर्तमान में हम जो प्रेम्बल बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब प्रस्तावना, ये उद्देश्य प्रस्ताव का ही स्वरूप है जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, और इनको एन.के. पालकीवाला के द्वारा संविधान का परिचय पत्र कहा गया। मैं बता दूं आपको, एन.के. पालकीवाला जो थे एक बहुत ही विद्वान संवैधानिक नॉलेज रखने वाले व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने इस प्रस्तावना के लिए एक वर्ड कहा है, ये भारतीय संविधान का परिचय पत्र, डेट मीन्स आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर है। इसके बाद ये तमाम कार्य आरंभ हुआ, लेकिन हमको मालूम है हमें कि भाई मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल था, और मुस्लिम लीग लगातार जो है वो मांग कर रहा था पाकिस्तान का। तो भाई यहां पे मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, और बाद में 3 जून 1947 को, याद रखिएगा मित्रों, 3 जून 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, मतलब इसको दोबारा गठित किया गया। और इसके बाद जो है जब बैठक इसकी आरंभ हुई आजादी के बाद, मतलब 3 दिसंबर 1947 को, संविधान सभा में इस समय जो मेंबर्स हमारे यहाँ कुल थे वो 299, इसमें रियासत के लोग भी शामिल हो गए थे। ठीक है, इससे पूर्व हमने क्या देखा था कि भाई रियासत के लोग 93 जो थे वो शामिल नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ पे रियासत के लोग भी शामिल हो गए, और संविधान बनाने के लिए अनेक समितियां मित्रों, अनेक समितियां, बड़ी समिति और छोटी समिति मिलाकर अनेक समितियों को बनाया गया, सब अलग अलग कार्य को करने के लिए। कुछ महत्वपूर्ण समितियां जो है उनमें सबसे पहला समिति जो है वो प्रारूप समिति, इनको दायित्व दिया गया कि भाई संविधान के ड्राफ्ट को देखा जाए, और इसके अध्यक्ष जो थे वो बाबा भीमराव अंबेडकर थे। दूसरा समिति नियमन समिति था जिसके अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद रहे। तीसरा समिति जो था वो संघ शक्ति समिति है जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। चौथा समिति संघ संविधान समिति, फिर राज्य समिति, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। संचालन समिति मतलब संविधान सभा में संविधान के प्रति क्या क्या करना है, ये पूरे संचालन का दायित्व जो था वो राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। इसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, मुझे मालूम है और आप लोग जानते होंगे कि भाई आने वाले समय में हमने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा कि भारत का एकीकरण, भारत के एकीकरण के तौर पर वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत के 542 रियासत अंग्रेजों के द्वारा जो छोड़ा गया वो केवल 11 प्रांत ही छोड़ा गया मित्रों, क्योंकि 11 प्रांत में ही ब्रिटिश हुकूमत का कब्जा था। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ कई उपनिवेश, फ्रांस का उपनिवेश मौजूद था, पुर्तगाल का उपनिवेश मौजूद था और 542 रियासतें मौजूद थी। उनको अखंड भारत बनाने में बहुत बड़ा योगदान वल्लभ भाई पटेल का है, और इन्हें इनका दायित्व के लिए ही प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष के तौर पर बनाया गया। झंडा के लिए झंडा समिति के अध्यक्ष के तौर पर जेबी कृपलानी को बनाया गया। एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन आया है मित्रों। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय समिति के लिए एस
वारदाचारियार को बनाया गया। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष के तौर पर एचसी मुखर्जी को बनाया गया। मूल अधिकार दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स की भी पूरी दायित्व, मालूम है फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान का मुख्य अंग के तौर पर जाना जाता है, जो भाग 3 में है और 12 से 35 तक है। इनके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया। और मूल अधिकार के लिए एक और समिति, उप समिति बनाया गया, जिसके अध्यक्ष के तौर पर जेबी कृपलानी को, इनके अध्यक्ष के तौर पर किनको मित्रों, जेबी कृपलानी को इनके अध्यक्ष के तौर पर दायित्व दिया गया। ये तमाम समितियां निर्मित हुई संविधान के अलग अलग स्वरूप को तैयार करने के लिए। और इसके बाद जो प्रारूप समिति हम देख रहे हैं, इस प्रारूप समिति के लिए संविधान सभा की में प्रारूप समिति का जो गठन किया, चूंकि ड्राफ्टिंग हम लोगों को पता है कि भाई प्रारूप समिति किया है, नाम भी है ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राफ्टिंग कमेटी। इनका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ और इसमें 7 सदस्यों की नियुक्ति हुई थी मित्रों। और ये 7 सदस्य अलग अलग जगहों से निर्वाचित होकर आए थे, जिनमें अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो मुंबई से निर्वाचित हुए थे। इसके अलावा एम गोपाल स्वामी अय्यर जो मद्रास से निर्वाचित हुए थे, कृष्णन स्वामी अय्यर जो मद्रास से निर्वाचित हुए थे, के एम मुंशी जैसे लोग, मोहम्मद सादुल्लाह जो असम से, असम दैट मीन्स आज असम बोलते हैं, वहां से ये निर्वाचित हुए थे। एम माधव राव निर्वाचित हुए थे, लेकिन एम माधव राव से पहले निर्वाचित जो हुए थे वो बी एल मित्र हुए थे। चूंकि उनकी तबीयत मित्रों खराब हो गई थी, इसलिए वो अपने पद को छोड़े और एन माधव राव को उन्होंने पद दिया। इसके बाद टीटी कृष्णचारी के स्थान पर टीटी खेतान नियुक्त हुए थे, लेकिन 1948 में खेतान की मृत्यु हुई और टीटी कृष्णाचारी जो है वो इसमें मेंबर शामिल हुए। इसके अलावा संविधान में एक सलाहकार को दिया गया, संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार के तौर पर जो व्यक्ति मौजूद थे मित्रों, उनका नाम था बी एन राव। अक्सर यहां से क्वेश्चन होता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और संवैधानिक सलाहकार कौन थे मित्रों। बी एन राव थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा अंबेडकर थे जो मुंबई से निर्वाचित हुए थे। याद रखिएगा, हमारा संविधान में जितने मेंबर्स हैं सब निर्वाचित होकर ही संविधान सभा पहुंचे, तभी तो कहा जाता है भारत का संविधान भारत के जनता द्वारा भारत के जनता के लिए लिखा गया। ठीक है मित्रों, अब मैं बात करूंगा, इसके कई स्रोत रहे। क्योंकि हमारा जब संविधान निर्माण की बातें आई तो भाई हमारा संविधान कैसा हो, इसके लिए लगभग 60 देशों का अवलोकन किया गया। मतलब 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया और उसमें से कुछ चीजें जहां से हम लोगों को अच्छी लगी उन तमाम चीजों को हमने लिया। जैसे ब्रिटेन से हमने विधि के समक्ष समानता को लिया, ब्रिटेन से हमने कानून लिया और कानून का समानता इक्वलिटी को लिया, और प्रोटेक्शन जो कानून का वर्ड है वो हम अमेरिका से लिए। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से, कानून के समान संरक्षण अमेरिका से, गणतंत्र शासन, आज हम गणतंत्र दिवस मनाए हैं मित्रों, गणतंत्र शासन की व्यवस्था जो है हमारा संविधान फ्रांस के संविधान से लिया। आपातकाल इमरजेंसी सिस्टम जो है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया। मूल कर्तव्य सोवियत संघ, आज जिसे हम रूस कहते हैं, वहां से लिया गया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संघ और राज्य, चूंकि भारत राज्यों का संघ है तो राज्य की भी अपनी शक्तियां हैं और संघ की भी अपनी शक्तियां हैं, तो ये चीजें कनाडा से लिया गया। संसद की शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति जैसी चीजें जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संघात्मक शासन, मालूम है हम लोगों को भारत में संघात्मक शासन चलता है, उपराष्ट्रपति की भी पद मौजूद है। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, हमने भी तुरंत देखा था, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके अलावा हम जानते हैं भारत की न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र है, चूंकि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन तमाम चीजों में कार्यपालिका और विधायिका को छोड़ के अगर देखा जाए तो स्वतंत्र न्यायपालिका का पूरा सिस्टम जो है वो काम करता है। थोड़ी देर में करें, ठीक है, रिकॉर्डिंग करें, 10 मिनट में करते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में काम करता है मित्रों। इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है न्यायिक पूर्वालोकन। न्यायिक पूर्वालोकन एक ऐसा वर्ड है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। मित्रों, संविधान का संशोधन काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, संविधान का संशोधन काफी महत्वपूर्ण बिंदु है और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया।
इसके अलावा राज्य का नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी कहते हैं, भारतीय संविधान में भाग 4 में है और ये आयरलैंड से लिया गया। मित्रों, लगातार इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें एमसीक्यू भी आप लोगों को मिलता है, मैथ्स भी मिलती है और जीएस फुल डिटेल्स में पढ़ाई जाती है मित्रों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसके बाद मैं बात करूंगा कि तमाम प्रारूप समिति जब काम कर लिया तो भाई यहां पे जब भी प्रारूप समिति रेडी करता था चीजों को, संविधान सभा जाता था और संविधान सभा जाने के बाद 3 बार, याद रखिएगा 2 बार रिजेक्ट किया गया संविधान सभा के द्वारा। सबसे पहली बार जो किया गया वो रिजेक्ट किया गया, दूसरी बार रिजेक्ट किया गया और तीसरी बार संविधान सभा ने इसे अपनाया और ये अपनाया 26 नवंबर 1949। मित्रों याद रखिएगा ये 26 नवंबर 1949, हम लोग जानते हैं कि 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं क्योंकि संविधान पूरी तरीके से संविधान सभा ने अपनाया था 26 नवंबर 1949 को और इसमें 3 मुद्दों को उन्होंने पास भी किया था, जिसमें नागरिकता था, इलेक्शन दैट मींस निर्वाचन था और अंतरिम संसद मतलब इंटरनल पार्लियामेंट्री सिस्टम भी मौजूद था। एक प्रश्न आपके मन में आएगा मित्रों कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपना लिया, संविधान सभा ने नागरिकता को, इलेक्शन को और अंतरिम संसद को पास किया, तो पूरा संविधान उन्होंने क्यों नहीं पास किया? मित्रों मैं इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग घटना आपको बताना चाहूंगा। एक्चुअली 26 जनवरी 1930 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। वहां पर पहली बार इस लाहौर में भारतीय तिरंगा को फहराया गया और इसमें यह तय किया गया था कि हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। चूंकि 26 जनवरी 1930 से यह प्रथा आरंभ हुई और यह 47 तक भी चल रहा था, लेकिन हमें मालूम है आजादी हमें 15 अगस्त को मिली 1947 में। तो भाई स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त 1947 हो गया, लेकिन जो ऐतिहासिक तिथि हमारी थी, जो 26 जनवरी, जो हम अब तक मतलब गुलाम भारत का हिस्सा जब ब्रिटिश हुकूमत हमारे पास था, तो हम 26 जनवरी को 1930 से हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, तो उस ऐतिहासिक तिथि को भी ध्यान में रखा गया। यही वजह था कि 26 नवंबर 1949 को कुछ हिस्सा नागरिकता आवश्यक था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा बन चुकी थी, तो कौन भारत का नागरिक होगा और कौन पाकिस्तान का नागरिक होगा, यह महत्वपूर्ण बिंदु बन चुकी थी। दूसरा, इलेक्शन, चूंकि आने वाले समय में हम जानते हैं हमारा आम चुनाव 1951 में हुआ, तो निर्वाचन की पद्धति को भी रेडी करना था और अंतरिम संसद, चूंकि जब तक संविधान हमारा ना बने और जब तक इलेक्शन 1951 का ना होता, तब तक हम कैसे देश को चलाएं, इसके लिए अंतरिम संसद भी आवश्यक थी। यही वजह है नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद, इन तीनों को लाया गया। मित्रों इसके बाद 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को जो है उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया और इस हस्ताक्षर के उपरांत मित्रों यहां पर उन्हें पहली बार भारत का नवनियुक्त राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया और हम जानते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और ये 24 जनवरी 1950 को ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए और पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। प्रारूप समिति की पहली बैठक के बाद से लेकर प्रस्तावना तक का जो सिस्टम का दौर से लेकर ये तमाम चीजों को लेकर जो हमें समय लगा मित्रों, वो लगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय। इस 18 दिन के समय में कई चीजों के बारे में लोगों को जानकारियां मिली और कई अलग अलग चीजें यहां पर पास हुआ। लगभग कहा जाता है कि यहां पे अच्छी खासी खर्च संविधान बनाने में किया गया। लेकिन जो भी हो मित्रों, बाबा अंबेडकर को भारत का मनु कहा जाता है, आधुनिक मनु के तौर पर हम बाबा अंबेडकर को जानते हैं और जब ये पास हुआ
उस समय कुल 395 अनुच्छेद आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन संविधान संशोधन के बारे में मैंने चर्चा किया जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, तो भाई आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया रही और वर्तमान में अब जो है 448 आर्टिकल्स हो गया। लेकिन अभी भी अगर सेट वगैरह में एग्जाम दोगे तो 444 भी ऑप्शन में मिलता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे चाहे 444 लगे चाहे आधुनिक अगर रहेगा तो 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं, 12 अनुसूची हो गया है और 25 भाग हो चुके हैं। लेकिन अगर पूछेगा मूल संविधान में मित्रों तो 395 आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियां मौजूद रही थी। वर्तमान में यह संख्या बढ़ा, भविष्य में और भी बढ़ सकता है, लेकिन मूल तो कभी बदलेगा नहीं। जो स्टार्टअप था वो कभी चेंज नहीं होगा। मित्रों चैनल्स पे बने रहें और लगातार चैनल्स पे वीडियोस को देखने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब और शेयर करें। और मित्रों क्लास कैसा लगा ये जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं संविधान का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।